नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शिफन शर्मा। न्यूज रूम लाइव में ढेर सारी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज रविवार है और आप घर पर हैं, लेकिन आप घर पर हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं देश से जुड़ी और विदेश से जुड़ी हर खबर आपके सामने होगी अगले कुछ मिनटों तक। लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम और मुख्य खबरों के साथ करेंगे। पहली आज की बड़ी खबर रहेगी ईरान से जुड़ी हुई। ईरान प्रदर्शन पर खामेनेई ने ट्रंप पर आरोप लगाए हैं और आरोप क्या लगाए हैं वो आपको विस्तार से बताएंगे। क्या आरोप क्या हैं? हालांकि ट्रंप और ईरान के बीच पिछले कई दिनों से जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगते हुए अब नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसी बीच बात की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम और बंगाल दौरे को लेकर। आज उनका दूसरा दिन है इस दौरे का और क्या कुछ आज देखने को मिलेगा वो भी आपको बताएं। देश में कड़ाके की ठंड जारी है, हर जगह मौसम खराब है, तापमान गिर रहा है। हालांकि ड्राई स्पेल भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी बारिश और बर्फबारी का इंतजार लोगों में बना हुआ है। बिल्कुल, इसी बीच बात राजधानी दिल्ली की होगी, जहां पर एक तरफ ठंड और ये घना कोहरा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की एक मोटी और घनी चादर पूरे दिल्ली को अपने अंदर समेट कर ले गई है और इसके एडजॉइनिंग जो एरियाज है वहां पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। बात होगी प्रयागराज की, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और आज खास मौका भी है। ऐसे में श्रद्धालु जो है खास मौके का इंतजार करते हैं ताकि इस शुभ घड़ी पर वो वहां पर जाकर घाट पर स्नान कर सकें और उसका साक्षी बन सकें। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त करेंगे आज की पहली और बड़ी खबर से। और बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई, जहां पर प्रदर्शन पर ट्रंप खामेनेई पे बड़ी तकरार जो है वो छिड़ गई है। यानी तकरार पहले से बढ़ गई है और अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ईरान प्रदर्शन पर खामेनेई ने ट्रंप पर आरोप लगाए और ईरान हिंसा के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराए और कई हद तक जिम्मेदार भी जो दुनिया के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति देशद्रोह में शामिल। खामेनेई ने कहा हिजबुल्लाह के नेता भी बड़े बयान दे रहे हैं। ईरान में प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका इजराइल पर हालात का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। क्योंकि ईरान में आर्थिक संकट की वजह से प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन उसका फायदा अमेरिका और इजराइल उठाना चाहता था। ये आरोप भी खामेनेई की तरफ से लगाए गए हैं। ईरान को स्थिर करने की साजिश हिजबुल्लाह के नेता कर रहे हैं। पश्चिमी दखल से हालात बिगाड़ने का भी दावा किया गया है और ईरान में हो रही प्रदर्शन का फायदा इजराइल और अमेरिका ले रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आपको ये भी बता दें कि ये वहाँ पर लगातार जो एक स्टेट ऑफ टेंशन देखने को मिल रही है, उसके चलते ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। देशद्रोह में शामिल हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये कहना है खामेनेई का। ईरान प्रदर्शन पर ट्रंप और खामेनेई की बड़ी तकरार फिलहाल देखने को मिल रही है और कई बड़े गंभीर आरोप जो हैं वो ट्रंप पर आयद किए गए हैं खामेनेई की तरफ से। ईरान हिंसा के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है, जो कई लोगों की मृत्यु हुई है। ईरान के अंदर कई अलग अलग देशों के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मासूम बच्चे भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ईरान की है, जहां पर आप देखिए लोग चलकर आ रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी उपद्रवी हैं, उनके पीछे का मंजर अगर आप देख सके तो आग जो है पूरे इलाके के अंदर लगी हुई है। तो इसी तरीके की आग जो है वो पूरे ईरान के अंदर लगी हुई है, लेकिन इसका सीधा तौर पर जो खामियाजा है वो ईरान के उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो वहां पर या तो फंसे हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन खामेनेई की तरफ से ये कह दिया गया कि ये पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ईरान के खिलाफ, इसके पीछे जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। चले हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब इस वक्त बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। मैं उनका रुख करना चाहूँगा और ईरान और अमेरिका के बीच वर्तमान स्थिति क्या बन रही है और आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस पूरे मामले की, इस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर धीमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। सर परिस्थिति ऐसी है, सिचुएशंस ऐसी हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच धीरे धीरे कदम पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जुबानी जंग जारी है। खामेनेई ने कहा है कि इस सिचुएशन का फायदा इजराइल और अमेरिका लेना चाहते थे और लिया भी। देखिए, मैं थोड़ा सा आपके व्यू से डिफर करता हूं। कदम पीछे कोई नहीं जा रहे हैं। सारी की सारी जो घटनाक्रम है वो एक सोची समझी ऑपरेशन है जिसको कार्यान्वित किया जा रहा है। ईरान का और अमेरिका का 36 का आंकड़ा शुरू से था। इजराइल और ईरान एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में है एक दूसरे के, और इजराइल और ईरान अमेरिका मिल गए हैं इनके अगेंस्ट।
किसी भी तरीके से उन्होंने ईरान को निष्क्रिय करना था। बहाना लगाया गया न्यूक्लियर वेपन्स का, राइटली और रॉन्गली उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, परंतु स्टार्टिंग पॉइंट था कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत पास है और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर बम नहीं आना चाहिए। दैट वाज द आर्गुमेंट। परंतु उसके बाद 1979 के रेवोल्यूशन में जब शाह ऑफ ईरान को निकाला गया, आयतुल्लाह खमैनी की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने एक बहुत नारा दिया कि एक इस्लामिक स्टेट का दिया, जो लोगों ने पसंद की, क्योंकि उनकी काफी ग्रीवेंसेस थी शाह ऑफ ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि वो अमेरिकन स्टूल था। तो वो सारे के सारे लोग इकट्ठे थे इनके साथ और वो चलते आए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि उनकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, सिविल लिबर्टीज जो थी, वो कटेल करनी शुरू हो गई। अब लोग कितनी देर उसको सहन करते। फिर ट्रिगर आया, मासा अमीनी का जो कस्टोडियल डेथ हुई हिजाब के चक्कर में, वो एक वर्ल्ड इशू बन गया। उससे लोग जो है एंटी रेजिम होना शुरू हो गए। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई, बिकॉज ट्रंप ने उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाए थे या बाकी दूसरी जगह से। अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और आज की स्थिति ये है कि 80% ऑफ ईरानियन पॉपुलेशन इज अगेंस्ट द रेजिम और 20% जो है वो अभी भी खुमैनी के साथ है और आईआरजीसी के साथ है। तो इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने के लिए जब अमेरिका ने बोला कि पहली बार उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बरसाए, उन्होंने क्लेम किया कि हमने इनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम सब खत्म कर दिया है, परंतु हमें लगता है कि शायद वो खत्म नहीं हुआ, कुछ एक आधे साल के लिए पोस्टपोन हुआ है। अब उसको कैसे करना है? अब ईरान के पास एक्सपर्टीज है कि अमेरिका क्या कर सकता है, तो उन्होंने अपना जो फर्दर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है वो बचा के किया है। अमेरिका को उसको पता नहीं लग रहा। अब अमेरिका के पास क्या विकल्प है? विकल्प ये है कि अगर काइनेटिक मीन्स यूज करता है उसका फायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए नॉन काइनेटिक मीन्स यूज करो, लोगों को भड़काओ। तो वो ये भड़काना जारी है। तो मैं कह रहा हूँ एज पर द प्लान, पीछे कोई नहीं हटे हैं। उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर दिया है गल्फ के अंदर, ऊपर से उनको सब तरह से घेराबंदी कर ली है, अपने 10 जो उनके मिलिट्री अड्डे हैं उनको स्ट्रेंथन कर दिया है और वो कुछ भी कर सकते हैं। परंतु वो चाहते हैं कि इस वक्त जनता ही, ईरानियन जनता जो है वो अपने आयतुल्लाह खमानी को उखाड़ फेंके। और अभी सुबह की अगर आपने खबर सुनी है तो रजा पहलवी अमेरिका में उन्होंने एक बहुत बड़ी बयान दिया है। उन्होंने साफ बोला है कि मैं जनता के साथ हूं, जनता को हूं, और वो एक अटेम्प्ट है कि उनको एक एक्सेप्टेबल लीडर के तौर पे पेश किया जाए, जिसको अमेरिकन वहां पे इंस्टॉल करें। और उसके बाद जो भी उनके जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, चाहे ऑयल के हैं या कर्टेलिंग द इस्लामिक वर्ल्ड फॉर न्यूक्लियर वेपन का है या इजराइल का है, इजराइल को बचाना है, तो वो सारे के सारे वो उसके थ्रू वो कर लेंगे। ठीक है सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अगर ईरान के अंदर रेजिम चेंज नहीं होगी जो कि ट्रंप चाहते हैं, तो ये ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? देखिए, झटका नहीं होगा, मैं बोलूँ वो अगला विकल्प क्या होगा। कोशिश ये है कि रेजिम चेंज लोगों द्वारा हो जाए। अगर कल को वो नहीं होती है और ईरान, अमेरिका या ट्रंप एकदम से रेस्टलेस हो जाते हैं, तो उनके पास काबिलियत है, मोसाद और सीआईए मिलकर के आयतुल्लाह खमैनी को एलिमिनेट कर सकते हैं। और उन्होंने काफी करके दिखाए हैं। हमास का लीडर को एलिमिनेट किया था, जनरल सुलेमानी को एलिमिनेट किया था। इस तरीके से उनके पास वो विकल्प है। वेरी डिफिकल्ट, मैं नहीं मानता इतना आसानी से होगा, परंतु वो विकल्प जरूर है। तो अल्टीमेटली आप देखिएगा, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ईरान में सत्ता परिवर्तन होना ही है। यहाँ तक कि ये भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि आयतुल्लाह खमैनी इज ऑलरेडी 86 ईयर्स ओल्ड, तो उसका नेक्स्ट सक्सेसर कौन है? तो वो एक किस्म की दरार और बढ़ती चली जा रही है विद इन द ईरान का पॉलिटिकल सेटअप के अंदर, जो अमेरिका जरूर उसको एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है सर, वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे, और ये बड़ी खबर है ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए एक और बड़ा दाव चला है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने 8 नेटो सहयोगियों को टारगेट किया है, और टारगेट किस वजह से किया है? ट्रंप ने नेटो देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी और कहा है कि 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने 8 देश साथ देते हैं, इसमें से कुछ देश ग्रीनलैंड के साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं, जिसमें फ्रांस हो या ब्रिटेन हो। कुछ ऐसे देश हैं जो ग्रीनलैंड के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप कब्जाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव भी रखा है कि अगर हो सके तो हम ग्रीनलैंड को खरीदेंगे भी, और इसमें 8 नेटो के देश जो हैं इसकी चपेट में आए हैं, जिसका वैश्विक प्रभाव यहाँ से देखा जा सकता है। 8 देशों पर 10% अभी तक टैरिफ जो है इम्पोज कर दिया गया है।
बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बार फिर से ये टैरिफ वॉर जो है वो देखने को मिल रही है। और ये टैरिफ वॉर नहीं, ये टैरिफ की धमकियां जो लगातार ट्रंप अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजन से देते आते हैं, कभी भारत को, कभी अलग अलग देशों को। तो अब इस बार ग्रीनलैंड का साथ देने वाले जो भी देश हैं उनको जो है वो यहाँ पर टैरिफ की धमकी जो है वो दे दी गई है। हमारे साथ धीमान साहब जुड़े हुए हैं। धीमान साहब, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। सर, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि टैरिफ की धमकी देना ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा आम है। अगर हम बात करेंगे ट्रंप की, तो उन्हें पता है कि उनका दूसरा और आखिरी कार्यकाल है। तब तक जितना सुर्खियों में वो आना चाहते हैं वो आ रहे हैं, चाहे इन्हें नेगेटिव वे आ रहे हैं, चाहे इन्हें पॉजिटिव वे आ रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? टैरिफ वॉर का सवाल है, वो ट्रंप का पहला कदम है। जब भी उनका कोई ऑपरेशन होता है तो पहला कदम है टैरिफ इंपोज करो और बाकी बातें बाद में करो। परंतु उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ट्रंप चले भी जाते हैं 2 साल के बाद, प्रॉब्लली ये ग्रीनलैंड की जो प्रॉब्लम है ये खत्म नहीं होगी। क्यों? ये आज की नहीं है। 1952 में भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता किया था और वहां पे उनके 11 मिलिट्री स्टेशन शायद अभी भी हैं। वो शायद 2002 तक बिल्कुल कार्यान्वित थे। वो क्यों था? क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान जो सोवियत ने, उन दिनों हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं थी, गाइडेड मिसाइल जो आज की टेक्नोलॉजी है, तो वो उनकी जो सारी मिसाइल के जो मुंह थे वो अमेरिका की तरफ थे, वो बैलिस्टिक थे, बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंटिंग थे। उनको इंटरसेप्ट करने के लिए ग्रीनलैंड में अपने मॉनिटरिंग स्टेशन बनाना बहुत जरूरी था। तो वो पहले से ही कार्रवाई हो चुकी है। और अमेरिका की हिस्ट्री देखिए, फ्लोरिडा भी अमेरिका ने खरीदा था, अलास्का भी अमेरिका ने खरीदा था, और पार्ट्स ऑफ मैक्सिको वो भी अमेरिका ने खरीदे हुए हैं। तो खरीदे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज की दुनिया में एक लगता है कि बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि खरीदना, परंतु ये अमेरिका के लिए आम बात है जो उनकी मॉनरो डॉक्ट्रिन के साथ चलती है। अभी आते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। आज की डेट में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ग्रीनलैंड के अंदर जो इतने सारे मिनरल रिजर्व्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, प्लस वहां पे जो अमेरिका का जो आयरन डोम प्रोग्राम है, वो ग्रीनलैंड उसके अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर सॉरी, मैंने आयरन डोम बोला, गोल्डन डोम प्रोग्राम है, वो अगर ट्रंप चला भी जाएंगे तो गोल्डन डोम प्रोग्राम जो है वो रहेगा। अमेरिका की कोशिश पूरी रहेगी किसी तरीके से इसको अखबार किया जाए। अब ये जो 8 देशों के ऊपर इन्होंने लगाया है, ये 8 के 8 नेटो देश है। इसमें से 3 जो है आपके E3, यूके, जर्मनी, फ्रांस, 3 है आपके स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड 2 हैं आपके बेनेलक्स के। तो ये पॉइंट मेरा पास ये है, अगर ये नेटो के लोग हैं और नेटो का चार्टर का आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है किसी के ऊपर हमला होता है वो सबके ऊपर माना जाएगा और मिलकर लड़ेंगे। यहाँ तो वो आपस में लड़ पड़े। तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो उन्होंने अपनी फौजें भेजी हैं 8 देशों ने, जो आपने देखा होगा, विजुअल देखे हैं कि वहां पे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। 10-10, 15-15 जवान हैं। टेक्नोलॉजी वाइज दे में भी विद बेटर इक्विपमेंट, बट ये कोई लड़ने वाली फौज नहीं है। ये सिर्फ डेनमार्क को या ग्रीनलैंड के लोगों को एक सांत्वना देने वाली बात हो रही है। और अगर बाई चांस नेटो टूट जाता है तो इट इज अ म्यूजिक फॉर रशिया एंड चाइना। अगर नेटो ही आपस में लड़ गया तो रशिया और चाइना यहाँ के ऑक्यूपाई कर लेंगे। और ये नॉर्थ ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, और जो मॉनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका यूज करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाली, उसका हिस्सा है। तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। ओनली फर्क ये है कि मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है वो अब डॉनरो डॉक्ट्रिन बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना डॉन बन के डॉनरो डॉक्ट्रिन बन ली है, और वो अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए छोड़ेंगे नहीं, लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते रहे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, ये तमाम अपडेट और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप करना कुछ और चाहते हैं और रास्ता कुछ और अपनाते हैं। अरे ग्रीनलैंड पर कुछ अपने तर्क दिए कि चीन और रूस का कब्जा होगा, लेकिन नज़र उनकी वहाँ के रिसोर्सेज पर भी हमेशा बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं बात एक और खबर की। ट्रंप का गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंचा है। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड से इजराइल नाराज है, और चूंकि इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो रिश्ता है वो काफ़ी गहरा है, लेकिन उसके बाद भी अगर ट्रंप गाजा पीस प्लान पर सोच विचार करते हैं तो इससे इजराइल नाराज होगा, और हो भी रहा है। बिना बातचीत टीम बनाई ये नीति के खिलाफ है। शांति बोर्ड में भारतवंशी अजय बंगा भी शामिल हैं, और गाजा शांति बोर्ड के गठन पर इजराइल ने आपत्ति जताई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि बिना बातचीत टीम बनाई गई और ये नीति के खिलाफ इजराइल नजर आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रंप के इस फैसले से कूटनीतिक मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं। शांति बोर्ड में भारतवंशी अजय बंगा भी शामिल किए गए हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने इजराइल और साथ ही साथ जो अरब देश हैं
उनके साथ साझेदारी की बात कही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ट्रंप ने गजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा यानी कि NCAG के गठन का ऐलान किया है। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपना संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। लेकिन मुझे 19 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम में दिल्ली में मौजूद रहना है, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि अगर 18 जनवरी को इसका शुभारंभ हो जाए तो मुझे भी इस आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। और आप सब ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। इतने बड़े पैमाने पे आप यहां पर एकत्र हुए, और वह भी तब जब कल से आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी मॉर्निंग के समय में काफी कम रह पा रही है। उन स्थितियों में भी आप सबकी उपस्थिति हम सबको उत्साहित करती है। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। हमारे लिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की इस आबादी के साथ ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां की भी और देशों की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे, और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। CSC, PSC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की, और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी, तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है
कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था, पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। तमाम ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोगों ने अन्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा जो स्वयं का सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम इस सब के बावजूद भी फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी 5.5 करोड़ हम लोगों ने गोल्डन कार्ड तो जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 करोड़ की आबादी में बाकी के लिए सुविधा नहीं है। सभी लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो, इसके लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी इस ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से हम लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें यमुना अथॉरिटी में जो वहां पर बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है।
प्रमोट फार्मा पार्क ललितपुर में हमारा विकसित हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट की इस दिशा में अपनी एक नई प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश यानी हम लोग जब अपने यहां जनपदों में देखते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में, अभी मैं देख रहा था यहां पे जो डिवाइस लगाई गई हैं, अलग अलग जो स्टार्टअप अलग अलग लोगों ने या हमारे यूथ ने विकसित किए हैं, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी का और उसका स्वयं का स्मार्टफोन या टूल के माध्यम से कैसे स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके वह इस लक्ष्य को आसानी से अचीव करने में सहयोग कर सकता है। आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उस दिशा में मैं सबसे पहले आपको इस बारे में कह सकता हूं कि हम आज जब देखते हैं, मैं मानता हूं आज भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको बहुत दूर तक ना आना पड़े, बल्कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए कि किस स्टेज में उसको जाना है। हमने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की, हमने कहा भाई ये इंसेफ्लाइटिस का ये पेशेंट है, इसको सबसे पहले समय पे इसको डिटेक्ट करो, समय पे उपचार हो जाए और लोकल सेंटर में उपचार हो। ऐसा नहीं कि उपचार करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जा रहा है, अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका पीएचसी है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो वहीं पे उसको उपचार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, ये प्रक्रिया जब सख्ती से लागू की गई और ये तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी यह पता लगना चाहिए कि किस गांव से आया है और उसकी बीएसटी लिखी होनी चाहिए कि कौन डॉक्टर इसको रिफर कर रहा है। और अगर बड़ी खबर, तेजी से विकास का मार्ग पर आगे बढ़ता यूपी। ये बड़ा बयान, सीएम योगी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। यूपी में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी बातें अभी संबोधन में कही गई। पिछले 11 सालों में काशी नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और तेजी से विकास के रास्ते पर यूपी बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है या फिर बाकी की जितनी भी क्षेत्र हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बड़ा सुधार सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से किया गया है। फिलहाल उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जरा सुनिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है। हर व्यक्ति जानता है काशी अविनाशी है, काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आजादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए था। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है और भौतिक विकास के कार्यों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है काशी अविनाशी है, काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है।
लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आजादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए था। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है और भौतिक विकास के कार्यों के माध्यम से एक नई तो देखिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वाराणसी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, पिछले 11 सालों में काशी नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ये भी सीएम ने कहा है। तो बिल्कुल इसी बीच आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी ने कई बड़ी सौगातें असम को दी हैं। आज पश्चिम बंगाल के सिंगूर में पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां पर 6,950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में इसी साल 2026 के अंदर विधानसभा चुनाव भी होंगे और उससे ठीक पहले पीएम मोदी की ये बड़ी सौगातें और उनका वहां पर पहुंचना, उनका संबोधन करना, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना और लोगों से वार्तालाप करना, लोगों से बातचीत करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। बिल्कुल देखिए, चूंकि चुनावी राज्य भी हैं, आने वाले दिनों में चुनाव भी है, ऐसे में कल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन समर्पित करना और आज जो 6,950 करोड़ रुपए की सौगात देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल के बाद सीधे असम, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को भी उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी बाकी राज्यों के लिए। अक्सर राजनीतिक पार्टियों पर या केंद्र में जो सरकार होती है उस पर दक्षिणी भारत और नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान न देने का आरोप लगता है, लेकिन वो पीएम मोदी ने पीछे छोड़ दिया और अब नॉर्थ ईस्ट पर पूरी नजर बनी है। और मैं देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बधाई देता हूं। मैं कल से देख रहा हूं कि इस बोडो परंपरा का उत्तम नृत्य सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है देश और दुनिया के लोग कला और संस्कृति के भारत के नजरिए को, उसकी ताकत को पहचानेंगे और इस काम को बढ़ाने वाले सभी सोशल इन्फ्लुएंसर भी बधाई के पात्र हैं। मीडिया के मित्रों के लिए वो कल का शाम का समय जरा बहुत पैक रहता है, लेकिन आज सुबह से कई टीवी मीडिया वालों ने भी इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शुरू कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं ये कार्यक्रम कितना भव्य रहा होगा। साथियों, पिछले वर्ष मैं जुमरई महोत्सव में भी शामिल हुआ था। इस बार मुझे माघ बिहू के अवसर पर आने का मौका मिला है। 1 महीने पहले मैं विकास परियोजनाओं के लिए यहां आया था। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। मैंने उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था।
साथ ही नाम रूप में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी। ऐसे सभी अवसरों ने भाजपा सरकार के विकास भी विरासत भी इस मंत्र को और मजबूत किया है। यहां कुछ बंधु चित्र लेकर के आए हैं और ऐसे खड़े हैं, थक जाएंगे। आप भेज दीजिए, मैं ले लूंगा। आप आगे कलेक्ट करवा लीजिए। एसपीजी के लोग, ऐसे जो लोग चित्र लेकर आए हैं उनसे ले। अगर पीछे आपका आता पता लिखा होगा तो मेरी चिट्ठी जरूर आएगी। इधर भी इस तरफ भी कोई नौजवान लंबे अरसे से कंधे पे कंधा खड़ा करके खड़ा है। मैं आप सब कलाकारों का धन्यवाद करता हूं। आपके प्यार के लिए, आपकी इस भावना के लिए मैं आपका आदर करता हूं। अब सब बैठ जाइए। जो यहां भी है वो ले लीजिए भाई, उनको परेशान मत कीजिए। साथियों, असम के इतिहास में कलियाबोर का अहम स्थान है। असम के वर्तमान और भविष्य के लिए भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी है और ऊपरी आसाम की कनेक्टिविटी का भी केंद्र है। यहीं से महायोद्धा लसित बोरफुकन जी ने मुगल हमलावरों को बाहर करने की रणनीति बनाई थी। उनके नेतृत्व में असम के लोगों ने साहस, एकजुटता और संकल्प के दृढ़ संकल्प के साथ मुगल सेना को पराजित किया था। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, ये असम के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का जयघोष था। अतीत में यहां से पूरे पश्चिमी असम की जिम्मेदारियां संभाली जाती थी। अहोम शासन के समय से कलियाबोर का रणनीतिक महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार में अब ये क्षेत्र कनेक्टिविटी और विकास का अहम केंद्र बन रहा है। साथियों, आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी
जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। साथियों, इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है। साथियों, बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है। इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। साथियों, इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज चौथे या 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ऐसी कांग्रेस कभी असम का काजीरंगा का भी भला नहीं कर सकती। साथियों, काजीरंगा की सुंदरता के बारे में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कहा था, आमार काजीरंगा धन्यो।
प्रकृति धुनिया कुलात खेली आमार मोर होल पुण्यो। इन शब्दों में काजीरंगा के प्रति प्रेम की भावना है, साथ ही इनमें असमिया लोगों के प्रकृति से स्नेह की अभिव्यक्ति भी है। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा। ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। साथियों, काजीरंगा और यहां के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। और सिर्फ मोदी का नहीं, आपका भी दायित्व है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज असम की धरती से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। इनका बहुत व्यापक प्रभाव होगा। मैं इन प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काजीरंगा एक सींग वाले राइनो का घर है। हर साल बाढ़ के समय जब ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ता है, तब यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। तब वह वन्य जीव ऊंचे इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इसी रास्ते में उन्हें नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है। ऐसे समय में राइनो, हाथी और हिरण सड़क के किनारे फंस जाते हैं। हमारा प्रयास है कि सड़क भी चलती रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसी विजन के तहत कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लगभग 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहां गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। एक सींग वाला राइनो हो, हाथी हो या बाघ, इनके पारंपरिक मूवमेंट रूट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन को तैयार किया गया है। साथियों, ये कॉरिडोर ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और नई रेल सेवाओं से असम के लोगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी।
मैं असम की जनता और देशवासियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं। साथियों, जब प्रकृति सुरक्षित होती है तो उसके साथ अवसर भी पैदा होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में काजीरंगा में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। होम स्टे, गाइड सेवाएं, परिवहन, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को आय के नए साधन मिले हैं। साथियों, आज मैं असम के आप लोगों की, यहां की सरकार की एक और बात के लिए खास तौर पर तारीफ करूंगा। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया। वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है। और इसलिए आप सब और सरकार, हर कोई बधाई के पात्र है। ये भाजपा सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और असम के लोगों के प्रयास से संभव हुआ है। साथियों, लंबे समय तक एक सोच ये बनी रही कि प्रकृति और प्रगति एक दूसरे के विपरीत है। कहा जाता था कि ये दोनों साथ नहीं चल सकते, लेकिन आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। पिछले एक दशक में देश में जंगलों और पेड़ों का कवरेज बढ़ा है। लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान के तहत अब तक 260 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। 2014 के बाद देश में टाइगर और एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ गई है। प्रोटेक्टेड एरिया और कम्युनिटी एरिया में भी बड़ा विस्तार हुआ। जो चीते भारत से लंबे समय पहले विलुप्त हो गए थे, उन्हें अब वापस लाया गया है। आज चीता लोगों के लिए एक नया आकर्षण बन गया है।
हम वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी लगातार काम कर रहे हैं। आज भारत एशिया का सबसे बड़ा रामसर नेट